तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने लेके आया हूँ ध्रुत राजपुरोहित। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। सीलभद्र राज्य के राजा चक्रसेन का दरबार लगा हुआ था। महाराज, मुझे ज्ञात हुआ है कि आपके दरबार में राजपुरोहित का पद इन दिनों रिक्त है। आपने ठीक सुना है, हमारे पूर्व राजपुरोहित अखंडानंद जी 1 माह पूर्व स्वर्ग सिधार चुके हैं, तभी से यह पद रिक्त पड़ा है। तब तो महाराज मैं ठीक समय पर आया। आप कौन है श्रीमान? महाराज, 7 समुद्र पार बसे तरुण नगर राज्य के राजपुरोहित विष्णुवर्धन का नाम तो आपने सुना ही होगा। विद्वान राजपुरोहित विष्णुवर्धन को भला कौन नहीं जानता। उनकी विद्वता, शालीनता व सत्यता के चर्चे तो हम इन दिनों चारों ओर फैले हुए हैं। मैं वही विष्णुवर्धन हूँ महाराज। क्या तुम तरुण नगर के राजपुरोहित विष्णुवर्धन हो? हाँ महाराज, मैं कभी वहाँ का राजपुरोहित था, लेकिन अब नहीं हूँ। क्या मतलब? मैं वह पद त्याग कर आया हूँ महाराज। लेकिन क्यों? ऐसे प्रतिष्ठित पद को त्यागने का कोई कारण तो होगा श्रीमान। कारण था महाराज, वहाँ के राजा तरुण चंद्र चाहते थे कि अन्य दरबारियों की भांति मैं भी उनसे नज़रें झुकाकर बातें किया करूँ। ओह, अब आप ही बताएं महाराज कि मुझ जैसे आदमी के लिए क्या ऐसा करना संभव था? कदापि नहीं। आप ठीक कह रहे हैं विष्णुवर्धन जी। महाराज, जब तक मुझसे निभाया गया मैं तरुण नगर का राजपुरोहित रहा, आखिरकार वह पद त्याग कर चला आया। यह आपने ठीक ही किया विष्णुवर्धन। आप जैसे विद्वान व्यक्ति को हम आज ही अपना राजपुरोहित नियुक्त करते हैं। धन्यवाद महाराज, मुझे खुशी है कि आपने मेरी योग्यता को पहचाना। राजा चक्रसेन के आदेश पर पुरोहित को राजकीय भवन में ठहरा दिया गया। यह मस्ताचोर, वाह मस्ताचोर, वाह, मान गए तेरी अक्ल का लोहा। आज तू राजपुरोहित को विष्णुवर्धन के नाम का सहारा लेकर राजपद हासिल कर बैठा है। अब तू इस पद की आड़ में राज सुख भी भोगेगा और लोगों को आसानी से ठग भी सकता है। इधर राजमहल में महाराज, सुना है आज आपने एक अनजान व्यक्ति को राजपुरोहित के पद पर नियुक्त किया है। हाँ महारानी केतकी, आपने ठीक ही सुना है महाराज। एक अनजान व्यक्ति को इतना महत्वपूर्ण पद देकर आपने ठीक नहीं किया। उसे यह पद सौंपने से पहले उसकी सुपात्रता की जांच तो करवा लेते महाराज। महारानी, आप कृपया राजकार्य में हस्तक्षेप न किया करें। राजपुरोहित विष्णुवर्धन निश्चय ही अत्यंत विद्वान है। उनकी विद्वता का विषय में कौन नहीं जानता। ऐसे सुयोग्य व्यक्ति के विषय में कैसी छानबीन की जा सकती है भला। महाराज, कुछ फैसले आप इतनी शीघ्रता से कर लेते हैं जो कि राजहित के लिए अहितकारी हो सकते हैं। बस महारानी, इस वार्तालाप को यहीं बंद कर दीजिए। हम वाद प्रतिवाद को और ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहते। जो आज्ञा महाराज। अगले दिन से ही राजपुरोहित विष्णुवर्धन ने अपना पद संभाल लिया। राजपुरोहित जी, आप गले में चाकू लगी माला पहनकर क्यों आए हैं? महाराज, इस माला को मैं सदैव अपने गले में पहने रहता हूँ। वह इसलिए महाराज, मैं कभी असत्य वचन नहीं कहता। भूलवश यदि कभी अपने जीवन काल में मेरे मुख से कोई असत्य वचन निकल भी गया तो महाराज, मैं इस चाकू से तत्काल अपनी जीभ काट लूँगा। इसलिए मैं इस माला में यह चाकू सदैव पहने रखता हूँ। ओह, तब तो सत्य के प्रति आपकी निष्ठा अनुकरणीय है। किंतु तस्वीर का दूसरा पहलू कुछ और ही था। विष्णुवर्धन नहीं बल्कि प्रसिद्ध चोर मस्ता था। कभी वह चोरियां क्या करता था। मस्ता इस जीवन में हर समय खतरा सिर पर मंडराता रहता है। क्यों न छल द्वारा राज दरबार में कोई पद हासिल किया जाए। उसकी आड़ में चोरी चकारी का धंधा आसानी से किया जा सकता है। यही सोचकर उसने विष्णुवर्धन के नाम का सहारा लेकर राजपुरोहित का पद हथियाया था। मस्ता, तूने जो चाहा मिल गया। अब राजा चक्रसेन हर काम विष्णुवर्धन की सलाह लेकर ही करता। एक दिन, राजपुरोहित जी, मैं ब्रह्मानंद ब्राह्मण हूँ। मेरी पुत्री शारदा विवाह योग्य है। उसी का रिश्ता लेकर मैं आपके पास आया हूँ। विवाह तो मुझे करना ही है ब्रह्मानंद जी। जब विष्णुवर्धन मस्ता ने ब्रह्मानंद की पुत्री शारदा को देखा, ओह शारदा रूप की खान है। ब्रह्मानंद जी, मैं शारदा से विवाह करने को तैयार हूँ। फिर शारदा के साथ उसका विवाह हो गया। मैं अत्यंत किस्मत वाली हूँ जो मुझे आप जैसा पति मिला। शारदा को क्या पता कि वास्तव में वह एक चोर है। एक दिन, राजपुरोहित जी, मैं और मेरी पत्नी तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, इसलिए अपना यह सारा धन आपके पास छोड़ जाना चाहते हैं। मेरे पास? हाँ राजपुरोहित जी, आप सत्यवादी हैं, कभी झूठ नहीं बोलते। मैं इसीलिए ही आपके पास आया हूँ। मैं अपना सारा धन आपके पास बतौर धरोहर रखना चाहता हूँ। यात्रा से लौटकर मैं यह धन वापस ले लूँगा। ठीक है, जब तुम हम पर इतना विश्वास करते हो तो निश्चिंत हो, इसे मेरे पास छोड़ जाओ।
मस्ता, आज पहला शिकार स्वयं तेरे जाल में फंसा है। 5 माह पश्चात कौन हो तुम? किसकी इजाज़त से तुम अंदर आए? मुझे नहीं पहचाना राजपुरोहित जी? नहीं तो राजपुरोहित जी, याद कीजिए, आज से 5 माह पूर्व तीर्थ यात्रा पर निकलने से पहले मैं अपनी दौलत आपके पास बतौर धरोहर रख गया था। कैसी दौलत? मैंने तो किसी की दौलत बतौर धरोहर अपने पास नहीं रखी। यह आप क्या कह रहे हैं राजपुरोहित जी? स्वामी झूठ क्यों बोल रहे हैं? वही कह रहा हूँ जो सच है। तुम न जाने क्या अनर्गल बक रहे हो। ऐसा ना कहिए पुरोहित जी, मेरी दौलत मुझे वापस लौटा दीजिए। फिर वही राग अलाप रहा है तू। कह दिया ना, मैंने कभी भी तेरी दौलत अपने पास धरोहर नहीं रखी। लगता है राजपुरोहित जी आपके मन में लालच आ गया है। आप मेरी दौलत मुझे लौटा दीजिए, वरना मैं महाराज से आपकी शिकायत करूंगा। इसके लिए तू जीवित बचेगा तब ना। यह कहकर उसने दीवार पर टंगी तलवार खींची और खच, आह स्वामी, ओह यह आपने क्या किया? दूसरे पल खचाक, आह स्वामी, आपने यह जघन्य हत्याकांड क्यों कर डाला? इसकी संपत्ति इन्हें लौटा क्यों नहीं दी? शारदा, कान खोलकर सुन लो। तुमने जो कुछ भी देखा है वह किसी को भी नहीं बताओगी, लेकिन इन निरपराधों को मारकर आपको क्या मिला? इनकी संपत्ति अब मेरी है। जीवित रहते तो ये मेरे खिलाफ कुछ भी कर सकते थे, पर आप तो सत्यवादी हैं। आपने यह घृणित कार्य क्यों किया? चुप रहो शारदा, याद रखना, मैं धन हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, अपने प्रियजन की हत्या भी कर सकता हूँ। ओह आपका ऐसा कोई दूसरा रूप होगा, यह तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। विष्णुवर्धन ने सेठ व सेठानी की लाश महल के सरोवर में फेंक दी। ओह, यह आदमी है या पत्थर? उसी दिन दरबार में, महाराज, मैं चाहता हूँ कि राज्य में बुराई का नामो निशान न रहे। इसके लिए मैं दीपशिखा यज्ञ करना चाहता हूँ। आप राज्य के हित के लिए हमेशा सोचते रहते हैं राजपुरोहित जी। यह जानकर हमें अति हर्ष हुआ है। आप दीपशिखा यज्ञ आरंभ करवाइए। उसमें जो खर्चा आएगा राजकोष से दिया जाएगा। विष्णुवर्धन मस्ता वास्तविक पुरोहित तो था नहीं, इसलिए उसे यज्ञादि करने तो आता नहीं था। अतः यज्ञ वाले दिन, महाराज, इस यज्ञ को प्रारंभ करने वाले मंत्र अत्यंत गोपनीय होते हैं, अतः मैं उसका मन ही मन उच्चारण करूंगा। ठीक है, ऐसा ही कीजिए। तत्पश्चात ऐसा यज्ञ न पहले कभी देखा, न सुना, न वेद, न मंत्र बोले गए और न कोई पवित्र श्लोक। बस हो गया यज्ञ शुरू। एक दिन, राजपुरोहित जी, मेरा नाम कल्याणी है। मैं एक विधवा स्त्री हूँ। पुत्री के विवाह हेतु मैंने यह थोड़ा सा धन जोड़ा है। चोरों के डर से मैं इसे घर में नहीं रख सकती। आप इसे धरोहर समझकर अपने पास रख ले। वक्त पड़ने पर मैं ले जाऊंगी। ठीक है बहन? और उस स्त्री के जाने के बाद स्वामी, कम से कम इस विधवा को तो बख्श देना और इसके मांगने पर उसका धन वापस कर देना। शारदा, तुम इन बातों में टांग न अड़ाया करो। 1 माह बाद, राजपुरोहित जी, मेरी पुत्री का विवाह से 15 दिन बाद होना है, इसलिए आपसे अपना धन वापस लेने आई हूँ। कैसा धन? वही धन जिसे कुछ दिन पहले मैं आपके पास रख गई थी। लगता है बुढ़ापे में तुम्हारा दिमाग सठिया गया है, तभी ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। मेरे पास तुम कोई धन नहीं रख कर गई थी। ऐसा ना कहिए राजपुरोहित जी, यदि वह धन मुझे नहीं मिला तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। जीते जी क्यों मरती हो? जैसे और सब मरते हैं वैसे ही तुम भी मरो। अगले ही पल खचाक, आह, पिता हे भगवान, मेरे पिता ने मुझे किस हत्यारे के साथ विवाह करवा दिया? विष्णुवर्धन ने उस मृत विधवा को भी सरोवर में फेंक दिया। इस कुकृत्य को पूरा करके जब वह अपने कक्ष में लौटा, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने नीच हो। ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी तुम धन के खातिर निरीह लोगों की हत्या करते हो। धिक्कार है तुम पर। शारदा, क्या अपने पति से इस तरह बात की जाती है? मुझे तुम्हें अपना पति कहते हुए शर्म आ रही है। आज मैं इसी वक्त तुम्हारा घर छोड़कर अपने पिता के यहाँ जा रही हूँ। एक हत्यारे के साथ मैं नहीं रह सकती। जाओ, खुशी से जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तभी मस्ता, यह क्या गलती करने जा रहा है तू? अपने पिता को जाकर शारदा ने यदि मेरे विषय में सब कुछ बता दिया तो शारदा का जिंदा रहना अब तेरे लिए खतरनाक है। मस्ता, इसे मौत के घाट उतार दे, इसी में तेरी भलाई है। यह सोच उसने हाथ में थमी तलवार खींच मारी और आह, मृत शारदा को भी उसने सरोवर में फेंक दिया। इस घटने के तीसरे दिन वह अपने ससुर ब्रह्मानंद के यहाँ पहुँचा। ससुर जी, शारदा को अभी तक आपने घर नहीं भेजा। उसके बिना मुझे घर में असुविधा हो रही है। शारदा और यहाँ, यह आप क्या कह रहे हैं दामाद जी? मैं ठीक कह रहा हूँ ससुर जी। शारदा आपसे मिलने के लिए परसों यहाँ आई थी। यह कहकर कि परसों दूसरे दिन लौट आएगी। ओह, लेकिन शारदा तो यहाँ आई ही नहीं। क्या कह रहे हैं आप? फिर कहाँ गई वह? शारदा यहाँ नहीं आई, कहाँ जा सकती है वह? ससुर जी, तब तो मुझे ऐसा लगता है आप
यहाँ आने का बहाना बनाकर तुम्हारी बेटी अपने किसी प्रेमी के साथ कहीं भाग गई है। दामाद जी, आप होश में तो हो? जानते हैं आप मेरी बेटी के चरित्र पर कितना ओछा आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, अगर मेरा आरोप झूठा है तो बताओ तुम्हारी बेटी आखिर गई कहाँ? उसे धरती निगल गई या आसमान खा गया? दामाद जी, हुआ जो कुछ भी हो, पर आप मेरी बेटी पर भाग जाने का मिथ्या आरोप ना लगाएं। नहीं लगाऊंगा तुम्हारी बेटी पर ऐसा आरोप, पर एक शर्त पर। यदि तुम्हारी बेटी आज शाम तक मेरे घर लौट आई तो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं सीलभद्र राज्य के लोगों को चीख चीख कर तुम्हारी बेटी की चरित्रहीनता की कहानी बताऊंगा। ओह, सीलवान और चरित्रवान दामाद मेरे साथ ऐसा व्यवहार भी कर सकता है? विष्णुवर्धन जब ब्रह्मानंद के घर से बाहर निकला तो मुस्कुरा रहा था। अगर मैं ब्रह्मानंद के सम्मुख शारदा के चरित्रहीनता का प्रपंच रचता तो कल को यही ब्रह्मानंद मुझसे शारदा के विषय में पूछता तो मैं क्या जवाब देता? चलो, ब्रह्मानंद जी से पीछा छूटा। दूसरी ओर आखिर शारदा कहाँ जा सकती है? मेरी बेटी तो अत्यंत संस्कारवान थी। उस जैसी शील स्वभाव वाली युवती कहीं भाग सकती है, इस बात की तो कल्पना भी नहीं करना चाहिए। मुझे सीलभद्र राज्य में ही शारदा की खोज कर उसके पति के घर पहुंचना चाहिए। हाँ, यही ठीक रहेगा। यह सोचकर वह शारदा की खोज में निकल पड़ा। बेटी सुचित्रा, क्या शारदा तुम्हारे पास आई थी? नहीं तो काका, विवाह के बाद तो वह मुझसे मिली ही नहीं। ब्रह्मानंद ने अपनी जान पहचान व शारदा के सभी सखियों के यहाँ शारदा की तलाश की, पर उसे हर जगह असफलता ही हाथ लगी। ओह, मेरी बच्ची शारदा आखिर गई कहाँ? उसे कहाँ ढूंढूं मैं? यदि मैं उसे नहीं ढूंढ पाया तो विष्णुवर्धन सीलभद्र की प्रजा को शारदा की चरित्रहीनता का झूठा किस्सा बताएगा। वह मेरे लिए जीते जी मर जाने के समान होगा। इन्हीं विचारों में डूबा वह सड़क पर चला जा रहा था, तभी महारानी केतकी के उधर से गुजरते रथ से वह टकरा गया। सारथी, रथ रोको। रथ रुकने पर, कौन हो तुम? अत्यंत व्यस्त इस सड़क पर तुम किन विचारों में डूबे चले जा रहे थे जो रथ से टकरा गए? क्षमा करें महारानी जी, अपनी परेशानी में डूबा मैं सामने से आते रथ को न देख सका। तुम कौन हो? क्या इसी राज्य के निवासी हो? महारानी जी, मेरा नाम ब्रह्मानंद है। मैं इसी राज्य के राजपुरोहित विष्णुवर्धन जी का ससुर हूँ। ओह, आप विष्णुवर्धन के ससुर हैं? जी महारानी जी, अभी कुछ क्षण पहले आपने अपनी परेशानी के विषय में कहा था। क्या मैं आपकी परेशानी का कारण जान सकती हूँ? महारानी जी, मेरी पुत्री के साथ एक दुर्घटना ऐसी घट गई है जिसके बारे में मैं फैसला नहीं कर पा रहा हूँ कि करूं तो क्या करूं। राजपुरोहित ने आपकी पुत्री पर चरित्रहीनता का आरोप लगाया है। तब उसने महारानी को सारा किस्सा विस्तार पूर्वक बताया। हाँ महारानी जी, मेरी बेटी गंगा की तरह पवित्र है, वह ऐसा नीच कर्म कभी नहीं कर सकती। फिर राजपुरोहित ने आपकी बेटी पर ऐसा आरोप क्यों लगाया? यही सोचकर तो मैं भी हैरान हूँ। राजपुरोहित जैसा उच्च पद पर प्रतिष्ठित व्यक्ति बिना किसी साक्ष्य के अपनी पत्नी पर ऐसा आरोप कैसे लगा सकता है? यह अब आपने इस विषय में क्या सोचा है पंडित ब्रह्मानंद जी? अब क्या सोचना बाकी है महारानी जी? विष्णुवर्धन से किए वायदे के मुताबिक मैं आज शाम तक शारदा को उसके घर कैसे पहुंचाऊंगा? शारदा का कहीं अता पता नहीं है। सांझ होते ही सीलभद्र के लोगों को विष्णुवर्धन शारदा की दुष्चरित्रता के विषय में बता देंगे। ऐसे होने पर मैं किसी नदी या तालाब में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। नहीं, ऐसा मत करना पंडित जी, आत्महत्या करना जघन्य अपराध है। तो आप ही बताइए महारानी जी, मैं क्या करूं? इस ब्राह्मण की बातों में सच्चाई झलक रही है। अपमान की आंख को सहन न कर पाने की अवस्था में यह निश्चित ही अपनी जान दे देगा। मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए। यह सोच उसने ब्रह्मानंद से कहा। ब्रह्मानंद जी, आप निराश न हो। मैं इसी समय राजपुरोहित जी को समझाती हूँ कि वे जल्दबाजी में शारदा को लोगों के बीच लांछित न करे। उसके बाद मैं राजकीय गुप्तचरों द्वारा शारदा की खोज करवाऊंगी। महारानी जी, आप मुझ पर इतनी कृपा करेंगी? क्यों नहीं करूंगी? तुम सीलभद्र की प्रजा का एक अंग हो और मैं सीलभद्र की महारानी। तुम्हारे प्रति मेरा कोई कर्तव्य नहीं बनता? सीलभद्र के नागरिक धन्य हैं जिन्हें आप जैसी ममतामयी महारानी मिली है। आप निश्चिंत होकर घर जाइए, भगवान जो करेगा ठीक ही करेगा। जी महारानी जी। ब्रह्मानंद के जाने पर अब मुझे सबसे पहले राजपुरोहित के पास चलना चाहिए। उसकी आज्ञा पाकर सारथी ने रथ को राजपुरोहित के भवन की ओर मोड़ दिया। शीघ्र ही उसका रथ राजपुरोहित के भवन के बाहर जा रुका। अंदर भवन में जाकर मुझे राजपुरोहित को शारदा के विषय में समझाना चाहिए। अंदर भवन में, पुरोहित जी, आपने मुझे इस समय यहाँ क्यों बुलवाया है? चपला, तुम सीलभद्र की सबसे सुंदर नर्तकी हो, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलवाया है। मैं समझे नहीं पुरोहित जी, मैं समझाता हूँ। उसी समय महारानी केतकी कक्ष के द्वार तक आ पहुँची थी। राज्य की चर्चित नर्तकी चंचला राजपुरोहित के कक्ष में क्या कर रही है? मुझे इन दोनों की बातें सुननी चाहिए।
सुनो चपला, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। विवाह? लेकिन मैंने तो सुना है कि आपका विवाह हो चुका है। राजपुरोहित जी एक नर्तकी से विवाह करना चाहते हैं, ये कैसे पुरुष हैं? 1-2 दिन पहले इनकी पत्नी लापता हुई है और ये इतनी शीघ्र दूसरा विवाह करने की सोच रहे हैं। तुमने ठीक सुना था चपला, मैं विवाहित था लेकिन अब नहीं हूँ। मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। हत्या? लेकिन क्यों हत्या? सुनो चपला, मेरी सच्चरित्रता को देख सिलभद्र के निवासी यदा कदा अपना धन इत्यादि मेरे पास धरोहर के रूप में रख जाते हैं। जब कुछ दिनों बाद वह अपना धन वापस मांगने आते हैं तो मैं उनकी हत्या करके सारा धन हड़प लेता हूँ। विष्णुवर्धन ने विस्तार पूर्वक चपला को अपनी कारगुजारी बताई। मेरी पत्नी शारदा मेरे इस कार्य में रोड़ा अटकाने लगी थी, अतः मुझे उसे राह से हटाना पड़ा। ओह, तो यह बात है। हाँ चपला, मैं इस बात को जानता हूँ कि जैसे भी हो तुम्हें धन मिलते रहना चाहिए। तुम्हें धन की लालसा है, मैं तुम्हें कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। साथ ही मुझसे विवाह करके तुम नर्तकी का जीवन छोड़कर सम्मान भरा जीवन जी सकती हो। प्रस्ताव तो आपका बुरा नहीं है पुरोहित जी, तो फिर देर किस बात की है? आओ हम अभी एक दूसरे को गले में जयमाला डालकर गंधर्व विवाह कर लेते हैं। ठीक है। अगले ही पल, ओह यह पापी शारदा का हत्यारा है, अभी इसको मजा चखाती हूँ मैं। जैसे ही वह कुछ आगे बढ़ी, केतकी यह क्या करने जा रही है तू? इस ध्रुत को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए जो आज तक किसी को न मिली हो। इस समय तू धैर्य रख और यहाँ से वापस चली जा। बाद में मौका देखकर इस ध्रुत के विषय में सोचना। केतकी ब्रह्मानंद के पास पहुंची। क्या हुआ महारानी जी? विष्णुवर्धन का समझा आई आप? ब्रह्मानंद जी, आपको एक दुखद सूचना देने आई हूँ। आपकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। क्या? हाँ ब्रह्मानंद जी, उसे विष्णुवर्धन ने मार डाला है। मैं उस हत्यारे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, अभी जाकर उसे मौत के घाट उतार दूंगा। ब्रह्मानंद जी, इतने उतावले ना बनो, जो होना था हो गया। विष्णुवर्धन को सजा अब नहीं, मैं दूंगी। ब्रह्मानंद को जब वह महल वापस लौटी तो रात हो चुकी थी। विष्णुवर्धन को अपने जाल में फांसने के लिए मुझे अपनी सबसे विश्वसनीय दासी मालती का सहारा लेना होगा। महल में पहुंचते ही उसने अपनी दासी मालती को बुलाया। मालती, तुझे मेरा एक काम करना होगा। आज्ञा दीजिए महारानी जी। मालती, राजपुरोहित के चेहरे पर चढ़ी नकाब को उतारने के लिए मैंने एक योजना बनाई है। तुझे मेरी उस योजना को पूरा करने में मेरी मदद करनी होगी। योजना क्या है महारानी जी? केतकी ने धीरे से उसे योजना समझाई। अगले दिन प्रातः महारानी केतकी की योजना अनुसार मालती दासी ने वृद्ध विधवा का रूप धरा। ले मालती, इस लाल थैली में स्वर्ण मुद्राएं हैं, तुझे इन्हें ले जाकर राजपुरोहित के पास वही कहना है जो कल रात मैंने तुझे समझाया था। जी महारानी जी। तत्पश्चात मालती स्वर्ण मुद्राओं की थैली लेकर राजपुरोहित विष्णुवर्धन के पास पहुंची। कौन हो तुम माई? पुरोहित जी, मेरा नाम रधिया है। मेरा बेटा यहाँ से बहुत दूर कौशल नगरी में नौकरी करने गया हुआ है। वहाँ से यदा कदा वह लोगों के हाथ थोड़ा बहुत धन मेरे लिए भेजता रहता है। उसी धन को जोड़कर मैंने 100 स्वर्ण मुद्राएं एकत्रित की है। मैं ठहरी अकेली लाचार इतनी सारी स्वर्ण मुद्राओं की रखवाली चोरों से कैसे कर पाऊंगी मैं? इसलिए इनको आपके पास रखने आई हूँ। आपके पास ये सुरक्षित रहेगी। ठीक है। जब मालती वहाँ से चली गई, चपला तुम मेरे लिए बहुत ही सौभाग्यशाली सिद्ध हुई हो। कल तुम्हारे पाँव मेरे घर में पड़े और आज ही मेरे हाथ 100 स्वर्ण मुद्राएं लग गई। लो, इन्हें तिजोरी में रख दो। चपला ने ऐसा ही किया। लगता है विष्णुवर्धन से विवाह करके मैंने कोई गलती नहीं की है। इसके साथ रहकर मुझे धन की कोई कमी नहीं रहेगी। दूसरी ओर, कर आई मालती अपना काम पूरा? जी महारानी जी। ठीक योजना अनुसार अब तू सांझ के समय पुनः राजपुरोहित के पास जाना। जी महारानी जी। संध्या के समय? क्या बात है माई? पुरोहित जी, आज दोपहर ही कौशल नगरी से एक आदमी मेरे बेटे के बीमार होने की सूचना लेकर आया है। मैं आज ही अपने बेटे के पास जा रही हूँ, इसलिए वे स्वर्ण मुद्राएं आपसे लेने आई हूँ। स्वर्ण मुद्राएं? कौन सी स्वर्ण मुद्राएं? वही जो आज प्रातः मैं धरोहर के रूप में रखने के लिए आपको दे गई थी। तुम्हारा दिमाग तो नहीं फिर गया है माई? मैं तो तुमसे इस समय मिल ही प्रथम बार रहा हूँ। लगता है पुरोहित जी, इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं देखकर आपका मन बदल गया है, इसीलिए आप मुझे मेरी स्वर्ण मुद्राएं नहीं लौटा रहे हैं। ऐसा ही समझ लो माई। राजपुरोहित जी, मुझे आज ही अपने बेटे के पास जाना है। लगता है मैं अब वहाँ से सिलभद्र लौटूंगी भी नहीं। अगर ऐसा ना होता तो मैं तुम्हारे विरुद्ध शिकायत लेकर महाराज के पास जाती, उनसे शिकायत करती। पर खैर कोई बात नहीं, जब तुम्हारा मन उन मुद्राओं को देखकर बदल ही गया है तो उन्हें तुम ही रख लो। यह बुढ़िया तो
अपनी खुशी से मुद्राएं मुझे पर छोड़ रही है, इसे मारना बेकार है। अगले दिन प्रातः, दुहाई है महाराज, दुहाई है, मेरा न्याय कीजिए। ओह, यह बुढ़िया तो कह रही थी कि वह कल ही कौशलपुर जा रही है, फिर आज यह दरबार में कहाँ से टपक पड़ी? तुम्हें क्या परेशानी है माई? महाराज, राजपुरोहित जी मेरी स्वर्ण मुद्राएं हड़प गए हैं, इनसे मेरी मुद्राएं वापस दिलवाइए। कौन सी स्वर्ण मुद्राएं माई? तुम्हारी मुद्राएं पुरोहित जी के पास कैसे पहुंची? हमें विस्तार से पूरी बात बताओ। महाराज, मैंने अपनी स्वर्ण मुद्राएं राजपुरोहित के पास रखी थी। जब मैं उन्हें मांगने उनके पास पहुंची तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया। क्यों राजपुरोहित जी? वृद्धा ठीक कह रही है। महाराज, इसकी स्वर्ण मुद्राएं मैं अपने पास क्यों रखता भला, और फिर रखता भी तो इसके मांगने पर वापस लौटा देता। महाराज, यह तो आपको पता ही है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। माला में लटका यह चाकू तो आप देख ही रहे हैं। मैंने कभी अपने जीवन में झूठ बोला भी तो इस चाकू से अपनी जीभ काट लूँगा। मेरी इस प्रतिज्ञा के विषय में तो आपको पता ही है। महाराज पुरोहित जी, हमें आप पर पूर्ण विश्वास है, आप कभी झूठ बोल ही नहीं सकते। माई, राजपुरोहित पर झूठा आरोप लगाते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? महाराज, मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैं लाल रंग की थैली में मुद्राएं पुरोहित जी के पास लेकर गई थी। मेरी बात का यकीन कीजिए। खामोश बुढ़िया, निकल जाओ यहाँ से। हमारे पास झूठी फरियाद लेकर तुम्हें आना ही नहीं चाहिए था। तुम्हारे स्थान पर अगर कोई और होता तो उसे हम इस बात का दंड अवश्य देते। महाराज, मुझे इस बात का हमेशा मलाल रहेगा कि आपने भी उचित न्याय नहीं दिया। उसी रात महल में, महाराज सुना है आज दरबार में कोई फरियादी स्त्री राजपुरोहित के विरुद्ध कोई फरियाद लेकर आई थी। हाँ महारानी, तुमने ठीक सुना, पर वह बुढ़िया झूठी फरियाद लेकर आई थी। महाराज, आपने कैसे मान लिया कि उसकी फरियाद झूठी थी? क्या पता वह सच्ची फरियाद लेकर न्याय पाने की आशा से आई हो। नहीं, ऐसा नहीं था। उसकी फरियाद जानती हो किसके विरुद्ध थी? राजपुरोहित के विरुद्ध। और राजपुरोहित कभी गलत काम कर ही नहीं सकते। पुरोहित के प्रति आपका ऐसा अंधा विश्वास ठीक नहीं है। महाराज, क्या पता वे झूठ बोल रहे हो। महारानी, तुम तो आराम से ही पुरोहित जी के विरुद्ध हो। हमें विश्वास है वे कभी झूठ बोल ही नहीं सकते। मैं इस बात का सिद्ध कर दूं महाराज तो क्या? अव्वल तो तुम ऐसा कर ही नहीं सकती, और यदि ऐसा हो भी गया तो राजपुरोहित जी उसी समय अपने गले में लटकी माला के चाकू से अपनी जीभ काट डालेंगे। यह उनकी प्रतिज्ञा है। तो महाराज, यदि आज्ञा दे तो मैं राजपुरोहित जी के सच और झूठ की परीक्षा लेना चाहती हूँ। हम आज्ञा देते हैं, मगर तुम उनकी परीक्षा कैसे लोगी महारानी? हमें यह तो बताओ। महाराज, यह तो आप जानती हैं कि चौपड़ खेलने में मैं अत्यंत प्रवीण हूँ। इस खेल में मुझे कोई नहीं हरा सकता। हम इस बात को जानते हैं। हम भी चौपड़ में कई बार तुमसे हारे हैं। बस मैं पुरोहित जी के साथ चौपड़ खेलकर उन्हें उनके झूठ का पता लगाऊंगी। महाराज ठीक है, कल हम राजपुरोहित जी को महल में बुलवा लेंगे। अगले दिन, राजपुरोहित जी, हमारी महारानी की इच्छा है कि आप उनके साथ चौपड़ खेलें। यह तो मेरा अहोभाग्य है महाराज कि महारानी जी ने मुझे इस योग्य समझा। फिर क्या था, खेल प्रारंभ हो गया। शीघ्र ही, राजपुरोहित जी, आप प्रथम बाजी हार गए हैं। लाइए, हार स्वरूप आप मुझे क्या दे रहे हैं? महारानी जी, इस समय तो मैं आपको यह अंगूठी ही दे सकता हूँ। राजपुरोहित ने अंगूठी उतारकर केतकी को दे दी। तत्पश्चात खेल पुनः आरंभ हो गया। खेद है राजपुरोहित जी, आप इस बार भी हार गए। इस बार राजपुरोहित को अपने गले में लटकी माला उतारकर केतकी को देनी पड़ी। बाजी पर बाजी खेलती जा रही और हर बार केतकी जीतती रही। राजपुरोहित को एक एक कर अपने सारे आभूषण केतकी को देने पड़े। वाह महारानी वाह, हम मान गए तुम्हें। तुमने राजपुरोहित जी को एक बार भी जीतने का मौका नहीं दिया। सचमुच महाराज, महारानी जी चौपड़ खेलने में अत्यंत प्रवीण हैं। राजपुरोहित, आज आप हमारे साथ ही भोजन करेंगे। जी महारानी जी, आप महाराज के पास बैठिए, मैं रसोइयों को भोजन का प्रबंध करने को कहकर आती हूँ। कक्ष से बाहर आने पर मालती, राजपुरोहित की यह माला लेकर इसी समय तुम उसकी पत्नी चपला के पास जाओ और जाकर वह कहो जो मैं तुम्हें बातें बताने जा रही हूँ। मालती को कुछ समझाने के बाद, और हाँ, आज तुम इसी असली वेश में चपला के पास जाना। जी महारानी जी। कुछ समय बाद ही मालती चपला के पास थी। राजपुरोहित जी इस वक्त बड़े ही संकट में फंसे हुए हैं। उन्होंने यह अपनी माला लेकर मुझे आपसे स्वर्ण मुद्राओं की वह थैली ले आने को कहा जो कल एक वृद्धा उन्हें दे गई थी। वह लाल थैली? हाँ वही। लेकिन राजपुरोहित जी इस वक्त है कहाँ? वे राजमहल में महाराज के पास हैं। लगता है महाराज को राजपुरोहित जी की झूठ के बारे में पता चल गया है। वे इस समय घोर संकट में हैं, तभी अपनी यह जंजीर इस दासी के हाथ भेजी है।
उसने तुरंत तिजोरी में से लाल थैली निकालकर मालती को दे दी। मालती के चले जाने के बाद उसने तिजोरी पुनः खोली। महाराज, आप राजपुरोहित को छोड़ेंगे नहीं, इसलिए मुझे इसी वक्त तिजोरी का सारा माल लेकर 9-11 हो जाना चाहिए। उसने तिजोरी के सारे माल को एक गठरी में बांधा और इधर दूसरी ओर, लीजिए महारानी जी। शाबाश मालती। केतकी उस थैली व माला को लेकर उस कक्ष में गई जहाँ चक्रसेन व राजपुरोहित बैठे थे। राजपुरोहित जी, इस थैली को पहचानते हैं आप? यह थैली यहाँ कैसे? देखो महाराज, इस थैली को देखते ही राजपुरोहित का रंग कैसे उड़ गया। यह वही थैली है महाराज जो उस फरियादी बुढ़िया ने राजपुरोहित के पास धरोहर के रूप में रखी थी। लेकिन महारानी जी, यह थैली तुम्हारे पास कैसे? महाराज, इस थैली की मालकिन और कोई नहीं, मेरी दासी मालती है। मैंने ही उसे वेश बदल कर यह थैली देकर राजपुरोहित के पास भेजा था। ओह, तो यह बात है। राजपुरोहित जी, अब तुम्हारा झूठ पकड़ा गया है। तुम यहाँ कहा करते थे कि झूठ बोलने पर तुम अपनी जीभ काट लोगे। यह लो चाकू और काट डालो अपनी जीभ, यह हमारा हुक्म है। आज बुरा फंसा, अब मैं अपने ही जाल में फंस गया। जान से मरने के बजाय अपनी जीभ काट लेना ही बेहतर होगा। जैसे ही उसने चाकू वाली माला उठाई, ठहरो, जीभ काटने से पहले तुम अपना परिचय दो। तरुण नगर के विष्णुवर्धन तुम नहीं हो सकते। महाराज, मेरा नाम मस्ता है, मैं एक चोर हूँ। राजपुरोहित विष्णुवर्धन की प्रसिद्धि का फायदा उठाकर मैं छल से शिलभद्र का राजपुरोहित बना था। ओह, तुमने हमें बहुत धोखा दिया है मस्ता। तुम्हारी सज़ा यही है कि तुम अपने ही हाथों से अपनी जीभ काट डालो, ताकि अपने जीवन काल में तुम पुनः झूठ बोल ना सको। मस्ता को वैसा ही करना पड़ा। जाओ, अब हमारे सामने से अपनी मनहूस सूरत ले जाओ। हम तुम्हें राजपुरोहित के पद से मुक्त करते हैं। मस्ता के जाने पर, महारानी, आज मुझे शिक्षा मिल गई है कि आँख मूंद कर किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मुझे मस्ता का इस पद पर बैठाने से पूर्व छानबीन कर लेनी चाहिए थी। महाराज, मुझे खुशी है कि आप सही बात सही समय पर समझ गए। समाप्त।